अखबार में पाकिस्तानियों के फरार होने की खबर छपी थी। खबर के मुताबिक वो बनारस के नवाब में देखे गए थे। नौजवान ने वतन पर नजर जमाए जमाए कहा, बनारस तो यहाँ से बहुत दूर है। मैंने यूं कहा जैसे वो शहर मेरा देखा भला हो, जबकि मेरी 70 पुश्त में भी किसी ने इसको नहीं देखा था। हाँ, दूर तो है, मगर हैरत है कि वो इतने कड़े पहरे में से कैसे फरार हुए। नौजवान ने सर उठाकर कहा, खैर ये बताओ, वो बनारस से निकलकर कहाँ जा सकते हैं? यूं तो आसपास बहुत सारे शहर हैं, मगर वो शायद ही कहीं रुकें। वो सीधा पाकिस्तानी बॉर्डर का रुख करेंगे या फिर नेपाल जाएंगे। नेपाल में पाकिस्तानी सफारत खाना है, इन्हीं की मदद से वो बाहर निकल सकते हैं। नौजवान खासा तेज लगा। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक फौजी ट्रक गुजरा। ये एक मामूल की बात थी। बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से फौजी ट्रक गुजरते ही रहते थे। फिर भी मैं संभल गया। वो फिर अखबार पर झुक गया। तभी मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो मुझे बगौर देख रहा था। चाय ख़त्म हो चुकी थी या वहाँ बैठना बेकार था, इसलिए मैं भी उठ गया और टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था कि मेरी छठी हिस्सेदार हुई। मुझे इशारा दिया कि मुझे कोई घूर रहा है। ये खूबी हर इंसान में होती है कि वो नज़रों की चुभन फ़ौरन महसूस कर लेता है, और मैं तो एक बाकायदा ट्रेंड जासूस था। मैंने भी महसूस कर लिया था और झटके से मुड़ गया था। वही लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बॉर्डर एरिया में मुखबरों की बहुतात होती है। पुलिस के मुखबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मुखबर और फौजियों के मुखबर। शायद ये भी कोई मुखबर था और ये देखना चाहता था मैं किधर जा रहा हूँ। बंगालियों के दरमियान एक गैर बंगाली कैसे आ गया है? यही इसके शक का मोरिक होगा। मैंने इस पर चटती सी नज़र डाली और गंवार गू नामी दुकानदार की दुकान में दाखिल हो गया। ये दुकानदार रेखा का पड़ोसी था और मुझसे कई बार मिल चुका था। इसने मुझे देखा था, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। मैंने जवाब में प्रणाम किया और एक तरफ रखी बेंच पर बैठ गया। इसने फ़ौरन ही लड़के को चाय लाने दौड़ा दिया। मैंने कनखियों से देखा, वो नौजवान लड़के के पीछे पीछे जा रहा था। मैं समझ गया वो इससे मेरे मुतालिक पूछेगा। मेरी पोजीशन मुस्तहकम थी, इसलिए मुझे खौफ ना था। वो सर पटक कर मर भी जाता तो इसे हकीकत का इदराक ना होता। मैंने मुस्कुराते हुए नज़रें मोड़ ली और ग्वारगू की तरफ देखने लगा। वो बेचारा सराता बिछा जा रहा था। पहली बार इसकी दुकान में आया था, लेकिन इस इश्तियाक की वजह कुछ और थी जिसका मुझे अंदाज़ा था। वो रेखा को पसंद करता था, शायद रेखा भी, क्योंकि वो जिस कमकाश की लड़की थी, इससे कुछ बैद नहीं था। ऐसी लड़कियां हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, क्योंकि शैतान भी वहाँ गुल खिलाता है। मगर मैं ऐसी लड़कियों पर हमेशा लानत भेजता रहा हूँ। खैर, ये इन दोनों का फाल था, मुझे इससे क्या। मैं तो यहाँ मुसाफिर की हैसियत से ठहरा था। आज तीसरा दिन था, किस्मत ने मौका दिया था। आज या कल मुझे इनसे पीछा छुड़ाना ही था और आगे जाना था। अभी मैं सोच में गुम था कि लड़का चाय ले आया। हमारे ख्याल में बंगाल, ख्वाह वो मगरबी बंगाल भारत हो या मशरकी बंगाल पाकिस्तान, चाय बकसरत पी जाती है। इसकी वजह यह है कि बंगाल में मलेरिया आम है और मलेरिया का तोड़ चाय है। मेरे पूछने से पहले ही लड़के ने बता दिया कि वो नौजवान इससे मेरे बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर ग्वारगू ने एक मोटी सी गाली दी कि ये साला पुलिस का मुखबर है, हर नए चेहरे को ताड़ता है, बिजनेस चौपट कराने पर तुला है। मैंने वहाँ ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं समझा और दुकान से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं नदी की तरफ जा रहा था कि फिर एक बार चौंक गया। एक कदावर शख्स बड़े गौर से मुझे देख रहा था। इसे यूं अपनी जानिब देखते पाकर मेरे दिल में खौफ सा महसूस हुआ। कुछ भी हो, मैं दुश्मन की सरजमीन पर था। एक अजीब सा अंदाज था, इसलिए मैंने कदम तेज कर दिए। कुछ आगे बढ़ा था कि एहसास हुआ जैसे वो अकेला नहीं है, इसके साथ एक और आदमी भी है। ये मेरे लिए और भी परेशानी का बायस था। मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कनखियों से देखा तो इनके कदम भी तेज हो गए थे। मेरे और इनके दरमियान फासला घट रहा था। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। जिसम में एक सर्द लहर से दौड़ने का एहसास हुआ। मैंने चश्मे तसव्वुर में आइंदा पेश आने वाले वाकयात को देखा। जायजा लिया तो हालतदार पर दिगरगूं होने लगा। यकीनन ये दोनों राहसन थे। अगर इन दोनों ने बीच सड़क पर भरे बाजार में मुझे बिछा दिया तो लोग तमाशा बना लेंगे। हो सकता है कोई पुलिस वाला पकड़कर थाने ले जाए, और फिर आगे का तसव्वुर भी लर्दा खेज था। पीठ पर उल्टी सीधी लकीरें डलवाना मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर क्या किया जाए? मैं परेशान होकर सोचने लगा। मुझे पता था यहाँ कहीं अनिल भी होगा। वो दूर से मुझ पर नजर रखे होगा। रेखा ने खुसूसी तौर पर इसे हिदायत दे रखी थी कि वो मुझे नजरों से ओझल ना होने दे, मगर मेरी डांट की वजह से वो दूर दूर रहता था। फिर भी मैं परेशान हो गया था कि वो आदमी जिस तरह पीछा कर रहे हैं, ये खतरे की निशानी है। मैं इसी जगह खड़ा हो गया ताकि जो होना है वो हो जाए। वो शख्स करीब आ गया। इसके साथ जो दूसरा शख्स था वो आगे बढ़ गया। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा कि खौमखा मैंने इस आदमी को इसका साथी समझ लिया था। वो शख्स मेरे मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। इसकी तेज़ नज़रें मेरे चेहरे का जायजा ले रही थी। इसकी आंखों में इस्तजाब था। वह हैरत भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। फिर इसने इस्तजाबी लहजे में कहा, आप यहाँ? इस जुमले पे मेरा दिल धड़क उठा। बंगालियों के दरमियान उर्दू बोलने वाला,
मैं समझ गया ये कोई ऐसा बंदा है जो मेरे मादी से वाकिफ़ है, बहैसियत पाकिस्तानी ही पहचानता है। ये ख़तरनाक बात थी, मुझसे मेरी पनाह छीन सकती थी। अभी मैं कुछ कहता कि वो बोला, आनंद बाबू, आपने तो संसार त्यागने की बात की थी, ब्रह्मचार्य के पालन की बात की थी। इसके सवालिया जुमले ने मेरे अंदर उठती खौफ की लहर को थपक दी। मैं मुतमईन हो गया कि ये मेरे बादी नहीं, हाल का वाकिफ़कार है, मगर सोच के दर भी खोल गया। मुझे सोच में डूबा देख कर बोला, आपने स्वामी जी से वादा किया था, आप घर संसार मोह ममता सबसे मुंह मोड़ लेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। मैंने पहली बार जबान को हरकत दी। शायद तुम्हें इल्म नहीं, मैं मरते मरते बचा हूँ। तभी किसी जन की तरह अनिल नमूदार हुआ। शायद वो शुरू से ताकुब में था, मगर सामने नहीं आया था। अब इसने मुदाखलत करना ज़रूरी समझा तो तेज़ तेज़ कदमों से आगे आ गया और इस शख्स से बोला, क्या बात है? उसने उर्दू में कहा। वह बंगला नहीं जानता, हिंदी में बोलें। अनिल ने कहा, इनसे क्या पूछ रहे हो? मैं आनंद बाबू का पुराना मित्र हूँ। अच्छा अच्छा, आइए चाय पीते हैं। इसने बंगाली माशरे के मुताबिक दावत दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी चाय भी पीऊँगा। आनंद बाबू से बहुत सी बातें करनी है। फिर आगे बढ़ते हुए बोला, आनंद बाबू बता रहे थे कि इनके साथ कोई हादसा हुआ है। हाँ, इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये स्टीमर से पानी में गिर गए थे। गिरते वक्त व्हील, पंखे या पवत्तर से टकरा गए थे। सर टकराया था, बेहोश होकर पानी में बहते रहे। मछेरों की नज़र पड़ गई और इन लोगों ने निकाल लिया। मछेरे इन्हें ले जा रहे थे कि मैंने देख लिया और घर ले आया। सर की चोट की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। मादी की कोई बात इन्हें याद नहीं। ओह, तब तो बहुत बुरा हुआ। एक माह पहले की बात है, हमारे जलपाईगुड़ी में एक इज्तिमा हुआ था। यज्ञ में प्रवचन यानी तकरीर देने के लिए पटना से स्वामी सत्यानंद आए थे। इनके प्रवचन सुनकर ये इतने प्रभावित यानी मुतासिर हुए कि ब्रह्मचार्य होने लगे। तमाम दोस्तों ने बहुत समझाया, ऊँच शरीफ समझाई, मगर इन्होंने किसी की ना सुनी। स्वामी जी के आश्रम में जाने की तैयारी कर ली और एक दिन बगैर किसी को बताए जलपाईगुड़ी चले गए। इसकी बात सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ। बात समझ में आ गई कि ये भी खुदा की कुदरत है कि इसने एक शक्ल के दो इंसान को बना दिया, एक को पाकिस्तान और दूसरे को हिंदुस्तान में। इन दोनों को इस तरह हम शक्ल बनाया कि बीवी भी धोखा खा गई। 2 रातें गुजर चुकी हैं और पहचान नहीं पाई। अब मैं इस बात का शुक्र अदा कर रहा था कि शोलिका के बहुत करीब नहीं गया और दूधों के यूद को नहीं तोड़ा, वरना फंस गया होता। शक्ल मिल रही थी, जिस्म नहीं। कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर मिलती जो फांडा फोड़ देती। वाकई मज़हब की पाबंदियाँ बड़े काम की हैं। अगर मैं मज़हब का पाबंद ना होता तो क्या होता? बीवी फिर बीवी होती है, हर मुँह तन से आशना होती है। अगर मैं भी जज्बात का गुलाम होता, शैतान का पीरू होता, हलाल हराम की तमीज़ न रखता, तो ऐसी महफूज पनाहगाह कौन देता? या फिर रात में एक कदम भी आगे बढ़ जाता तो वक्त ख़ास में ज़रूर पहचान लिया जाता। फिर मैं होता, इसकी जूती होती और मेरा हशर नशर हो चुका होता। मुझे सोच में गुम देख कर इसने कहा, आनंद बाबू, याद कीजिए, मैं हुमा निशू हूँ, आपका सबसे करीबी दोस्त। हाँ, मैंने अदाकारी का जोहर दिखाया, ऐसे जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो मेरी ट्रेनिंग थी। देर पर जोर दीजिए, मैं चाय का व्यापारी हूँ, पूरे मगरबी बंगाल में चाय सप्लाई करता हूँ। वो पूरी उम्मीद नज़रों से मुझे देख रहा था, ऐसे जैसे मुझे याद दिलाकर कह रहा हो। फिर वो अनिल की तरफ मुड़कर बोला, इत्तेफाक की बात है, मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें ख़राब हो रही थी। मैं इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ ताकि टीचिंग करवा के इन्हें दोबारा बनवा लूँ। यादगार है ना? अगर वक्त है तो मेरे साथ होटल चलिए। 1-2 तस्वीरों में आनंद बाबू भी हैं, इसे देख कर शायद इन्हें कुछ याद आ जाए। चलिए, ये कहकर वो खड़ा हो गया। किस होटल में ठहरे हैं? होटल स्वास्तिका में ठहरा हूँ, बिल लेने आया हूँ, इसने चाय के पैसे दुकानदार को देते हुए कहा। मगर मुझे एक ज़रूरी काम है, अनिल ने कहा। ऐसा करें, आप इन्हें कुछ देर के लिए मेरे पास छोड़ दें, फिर आकर ले जाइएगा। हाँ, ये सही है, अनिल ने मुस्कुराकर कहा और हाथ मिलाकर वापस हो गया। मैं इस शख्स के साथ कदम मिलाकर चल पड़ा। इस वक्त मैं सोच रहा था, कहीं ये भी यहाँ की कोई CID की चाल ना हो, ये शख्स खुफिया महकमे का एहलकार ना हो, मुझे फंसाकर ले जा रहा हो। ये ख्याल दिल दहला देने वाला था, मगर अब तो ओखल में सर दे ही दिया था, इसलिए इसके साथ चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद होटल स्वास्तिका का बोर्ड नज़र आ गया। दरमियाने दर्जे का होटल था, मगर इस छोटे इलाके के लिहाज से बहुत बड़ा था। वो मुझे साथ लिए होटल में दाखिल हो गया। सीढ़ियाँ तय करके कमरा नंबर 210 के सामने पहुंचा। जेब से चाबी निकाली और कमरा खोला। साफ सुथरा कमरा था, एक बेडरूम और टेबल था। टेबल पर सूटकेस रखा था। इसने इंटरकॉम पर चाय लाने को कहा, फिर मुझसे बोला, बैठिए। मैं बेड पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही इन्होंने फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया और पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल की नाल उठी हुई थी। एक ने मुझे और दूसरे ने हुमानिशु को निशाने पर रखा हुआ था। आप कौन हैं? क्या चाहिए? मैंने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए पूछा। इनमें एक पस्ता कद था
और दूसरा कदरे मोटा था। इसी मोटे वाले ने झिड़कने के अंदाज में कहा, तुम खामोशी से बैठे रहो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हाँ हीरो बनने की कोशिश की तो बात दीगर है, गोली अंदर दम बाहर होगा। फिर आपने मुझे पिस्तौल पर क्यों तान रखा है? मुझे तो जाने दें, मैं वादा करता हूँ अब कभी इनके रूम में नहीं आऊँगा। मैंने इस अंदाज में कहा जैसे अब रो दूंगा। दरअसल मैं ये पोज करवाना चाहता था कि मैं एक बेज़रत शख्स हूँ। कहा ना खामोशी से बैठे रहो वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर इसने हुमानिशु की तरफ मुड़कर कहा, क्यों बे, अब तक खामोश क्यों बैठा है? फटाफट रुपए निकाल। कौन से रुपए? हुमानिशु ने पूछा। हमें मामू समझ रखा है? हमारी तरफ नजर रखते हैं, हम सिंडिकेट के लोग हैं। इस शहर में क्या हो रहा है सबकी खबर रखते हैं। आज तुमने गोल्डन जनरल स्टोर और सादनी स्टोर से जो पेमेंट ली है वो हमें चाहिए। गुज़श्ता कई बार कहा है कि यहाँ की आमदनी से हमारा हिस्सा देकर जाया करो, मगर तुमने फरार का रास्ता अपनाया, इसलिए इस बार बतौर जुर्माना पूरी पेमेंट देकर जाना होगा। सिंडिकेट का नाम सुनते ही हुमानिशु का चेहरा तारीक हो गया। यकीनन ये कोई बड़े मुजरिमों का गिरोह था। मेरे लिए इस वक्त मुजरिम और शरीफ सब बराबर थे। मगर हुमानिशु बहुत ज़्यादा डर गया था। इसने बिला हिलो हिज्जत बेड पर बिछे गद्दे को उठाकर नीचे से खूब फुला हुआ बैग निकाला और उस मोटे की तरफ उछाल दिया। अकाउंट पेमेंट बैंक में जमा करवा चुका हूँ, नकद जो मिला है वो इस लिफाफे में है। मोटे ने लिफाफा पकड़ लिया और इसके अंदर देखने लगा। दोनों की नज़रें लिफाफे पर मरकूज थी। मेरे लिए ये मौका काफ़ी था। मैं अगर इस मौके से फ़ायदा ना उठाता तो बेवकूफ़ों का सरदार कहलाता। अगरचे ये दो थे तो भी मेरे लिए तरने वाला थे। मेरी ट्रेनिंग पर हुकूमत ने पैसे खर्च किए थे। इंस्ट्रक्टर ने अपना तजर्बा मेरे अंदर मुंतकिल किया था। इस तजर्बे को काम में लाना था। मैंने तजर्बा आजमा लिया, अपने जिस्म को सख्त किया और जस्त लगा दी। मैं सीधा इन दोनों पर गिरा। मैंने हाथ पैर दोनों को इस्तेमाल किया था। मेरी लात मोटे के हाथ पर पड़ी थी और इसके हाथ से पिस्तौल झटक कर दूर जा गिरा था, जबकि दाहिना हाथ पस्तकत के हाथ से टकराया था। उसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ गया था। मैंने गिरते ही खुद को संभाल लिया और फुर्ती से उठ भी गया था। मोटा गालियां बकता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैं तेजी से दूर हट गया। वो खुद को ना रोक सका और दीवार से जा टकराया। मैं चाहता तो पिस्तौल दिखाकर इसे रोक सकता था, मगर ये जंगल बेअबयान तो नहीं था। गोली चलते ही लोग दौड़ पड़ते, इसलिए मैंने पिस्तौल को बाथरूम के खुले दरवाजे में उछाल दिया और खाली हाथ से इन्हें सबक देने पर तैयार हो गया। जैसे ही वो मुड़ा, मैंने फौरन ही पूरी कुव्वत से घूंसा चढ़ दिया। घूंसा सर पर पड़ा था, मेरा हाथ झुंझुना उठा था। वह घूंसा इसके लिए काफ़ी साबित हुआ। वो नीचे गिरा था और गिरते ही बेहोश हो गया। अब मुझे दूसरे से निपटना था। इसको ढूंढने के लिए मैं पीछे की तरफ मुड़ा। इसने हुमानिशु का गला पकड़ रखा था। ये एक नाजुक मौका था। जरा सी बेहतियाती हुमानिशु को बहुत महंगी पड़ती। इससे कैसे निपटूं ये सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में इंस्ट्रक्टर का सिखाया हुआ एक दाव आ गया। वो वार कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ता है, इंसान की जान भी चली जाती है। फिर भी मैंने इसे आजमाने की ठान ली। वो वार जबड़े के नीचे गर्दन पर किया जाता है। मैंने जोर से कहा, बचना। मेरी कामयाब चाल रही और इसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। इस तरह इसी गर्दन का वो मखसूस हिस्सा सामने आ गया। मैंने पूरी कुव्वत से इस जगह घूंसा मारा। बस एक घूंसा काफ़ी था। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कहाँ पर कितनी कुव्वत से घूंसा मारना चाहिए ये मेरे सबक में शामिल था। इंस्ट्रक्टर ने अच्छी तरह ये समझा दिया था। इसी सबक के मुताबिक काम कर दिखाता था। इसे गिरता देख हुमानिशु को होश आ गया। वो घबराए हुए अंदाज में बोला, तुमने बहुत बुरा किया। अब सिंडिकेट वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका एक ही हल है कि हम ये शहर जल्दी छोड़ दें। मैं तो अपना सामान तक छोड़ जाऊंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने पूछा। तुम भी निकल चलो, जहाँ सींग समाए भाग लो। इतनी देर में मेरे दिमाग ने एक नादिर मशवरा दिया और मैंने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा, यकीन करें मैंने इससे जानबूझकर पंगा नहीं लिया था, बस अपनी जान बचाने के लिए हमला कर दिया था। अब क्या होगा? जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंडिकेट वाले हमारी बोटियाँ बनाकर फ्रीजर कर लेंगे। यहाँ से तुम निकल कर कहाँ जाओगे? मैं तो कलकत्ते जाऊँगा, वहाँ भी एक घर ले रखा है। अगर वहाँ मेरे लिए जगह निकल सकती है तो मुझे भी साथ ले चलो। कहा तो है, वहाँ भी एक घर ले रखा है, जब तक दिल करे वहाँ रह लेना। तो फिर चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। भाभी परेशान तो नहीं होंगी? इनको तो बताओ, वो किसी तौर मुझे जाने नहीं देगी। मैं कलकत्ते पहुँचकर फ़ोन कर दूंगा। तो ठीक है, हम अभी वाली ट्रेन में कलकत्ते चलते हैं। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। हम साथ साथ चलते हुए स्टेशन तक आए। लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार खड़ी थी। हम टिकट लेकर अंदर जा बैठे। ट्रेन दौड़ती रही, स्टेशन पर स्टेशन आते रहे और हम अपने ख्यालों में खोए रहे। मैं खुश भी था कि जंजाल से निकल आया। कुल 10 दिन वहाँ गुजारे थे। 3 दिन होश में, 7 दिन बेहोशी में, मगर ऐसा लगता था जैसे 10 सदियाँ गुजार आया हूँ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। इनके घोरक धंधे से निकल आने की खुशी थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बेचारी शोलिखा कितने अरमान से 2 दिन पहले शोहर से मिलने आई थी। जलपाई गोड़ी जो पता नहीं कहाँ है, वहाँ से आई थी।
इसने कहा था कि बीवी का हक अदा करेगी, मगर इसकी तमाम कोशिशें रायगा गई। इस तरह देखा इसने भी क्या क्या जतन न किए कि मुझे आराम कर ले, मेरे ईमान को डगमगा दे, मगर खुदा का शुक्र है मेरा ईमान सलामत रहा, गुनाह के दलदल में मुझे खींच ना सके। मेरे घर न पहुंचने पर दोनों ही परेशान हो गई होंगी। अभी मैं सोच में डूबा हुआ था कि हुमानिशु ने कहा, लो भाई कलकत्ते तो आ गया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। बिला आखिर सियालदा का स्टेशन आ गया। यही स्टेशन कलकत्ते का था। हुमानिशु ने बताया कि इस शहर के 2 मरकजी स्टेशन हैं, एक सियालदा और दूसरा हुड़ा। प्लेटफार्म से बाहर आकर इसने रिक्शा लिया। मैं हैरान निगाहों से रिक्शे को देखने लगा, इसलिए कि इसे एक आदमी घोड़े की तरह खींच रहा था। मेरा दिल खट्टा हो गया। मैं इस पर सवार होने के लिए तैयार नहीं था, मगर मजबूरी में सवार होना पड़ा। कलकत्ते मेरे लिए नया था। अब तक मैंने 3 बड़े शहर देखे थे, कराची, लाहौर और ढाका, मगर ये शहर इन तीनों से बड़ा था, मगर इंतहाई गंदा। ऐसा लगता था जैसे कचरे का ढेर। इस शहर में आकर इस बात की खुशी थी कि यहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा थे, जिसे ये लोग हिंदी कहते हैं, लेजा कैसा भी हो, मगर बात समझ में आ जाती है। वो मुझे साथ लेकर जिस इलाके में आया था, इसका नाम श्याम बाज़ार था। वहाँ बंगला बोलने वाले ज़्यादा थे, मगर सब उर्दू समझ लेते थे। श्याम बाज़ार पतली पतली गलियों का मजमुआ था, इंतहाई पतली गलियाँ जिनमें नाले उबल पड़े थे। वहाँ एक मकान भी नौ तामीर था, सबके सब आज़ादी से पहले के थे, इंतहाई खस्ता, सबके सब 2 और 3 मंजिला थे, और एक एक मकान में कई कई फैमिली रह रही थी, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। वो मुझे लेकर जिस बिल्डिंग में दाखिल हुआ वो भी 3 मंजिला थी। नीचे के हिस्से में बहुत सारी दुकानें थीं। वो तमाम की तमाम दुकानें बंद थीं। शायद इन्हें बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जाता हो, जबकि वो ऊपर भी लोग रह रहे थे। दियार की लकड़ी का दीना था। इस दीने से हम ऊपर पहुंचे। एक बंद दरवाजे पर हुमानिशु ने दस्तक दी। बंद दरवाज़ा खुला और एक 27-28 साल औरत का चेहरा नमूदार हुआ। इसे हसीन तो नहीं, हाँ काबिल सूरत कहा जा सकता था। इसने हुमानिशु को देखते ही खुशी का इजहार किया। बोली, पूरे 1 महीने बाद आए हो। हुमानिशु ने इसे रास्ते से हटाते हुए कहा, अंदर भी आने दोगी या बाहर से चला जाऊं? वो मुस्कुराती हुई सामने से हट गई। वो अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ ही मैं भी अंदर दाखिल हो गया। अंदर सिर्फ 2 कमरे थे। इसने एक कमरे की जानिब इशारा किया। इस कमरे में तुम आराम करो, मैं पारुल के गिले शिकवे दूर करूं। फिर वो मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर जाते ही मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और छत से लटके हुए पंखे को देखने लगा। नजरें पंखे पर थीं, मगर देन कहीं और था। मैं सोच रहा था कि कुछ भी हो, रेखा का घर गैर महफूज था। किसी भी वक्त पोल खुल सकता था। चेहरे में ममासलत थी, आदत एतवार याददाश्त खो जाने के बाद, मगर ऐसी बातें बहुत सी थी जो मेरा पोल खोल सकती थी। सबसे अहम बात कि आनंद किसी भी वक्त लौट आ सकता था। इस खतरे से तो निकल आया था, मगर फिर भी मैं गैर महफूज था, क्योंकि ये दुश्मन की सरजमीन थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए इस मुल्क पर लानत कह देना चाहिए। अभी मैं सोच में गुम था कि हुमानिशु हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसका खिले खिले चेहरे को देखकर मैंने पूछा, हुमानिशु, हम इतने बड़े खतरे से बचकर आए हैं, मगर आपको देखकर नहीं लगता आपने इस खतरे को महसूस किया है? मेरे भोले राजा, खतरा पीछे छूट गया। जो पीछे रह गया इसे काबिल तवज्जो नहीं समझा जाता। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी नाम ही हंसते रहने का है। मैं दाद देता हूँ आपके हौसले को, मैंने हंसते हुए कहा। मैं तो हर हाल में खुश रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए अभी भी हंस रहा हूँ। हंसी तो मुझे यूँ आई कि पारो ने शिकवा किया था, मेरे दोस्त, इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं सबका नेचर एक है। मेरी बीवी नंबर 4 यानी पारो तंगी की शिकायत कर रही थी। मैं पाबंदी से हर बीवी को 1000 रुपये पहली तारीख को भेज देता हूँ, मगर अभी तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि पैसे बच जाते हैं। महंगाई देख रहे हो, खर्च के लिए इसे ज़रूरत तो पड़ेगी, आखिर बीवी है। अगर ज़्यादा दे दोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। 1-2 नहीं, मेरी 4 बीवियाँ हैं, सबको बराबर से देना पड़ता है। सिर्फ पहली वाली को 1.5 देता हूँ, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं।